हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष तब भी आते हैं जब एक नई श्रृंखला के साथ, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तो हमारी श्रृंखला चल रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रचित है श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। इसमें हमने वीरगाथा काल पढ़ा और उसमें हमने प्रकरण 3 तक पढ़ लिया था, देश भाषा काव्य, और उसके संदर्भ वगैरह सब जान लिए थे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकरण 4, जिसका नाम है वीरगाथा काल के अन्य कवि। वैसे उसका नाम यहाँ पर रखा है पुटकर कवि। तो हम इसमें वीरगाथा काल के अन्य कवि पढ़ेंगे, और उनका ये कारण है कि वो किसी भी एक भाषा में रचना नहीं करते हैं, इसीलिए उनको फुटकर रचनाएं या फिर उन कवियों को फुटकर कवि कहा है और उनकी रचनाओं को फुटकर रचना कहा है। तो लीजिए जानते हैं फुटकर रचनाएं और कवि, जो कि वीरगाथा काल में आता है। प्रकरण 4 प्रस्तुत है। हमने इसमें वीरगाथा काल का प्रकरण 3 पढ़ लिया था, जिसका नाम था देश भाषा काव्य। अब पढ़ेंगे प्रकरण 4, फुटकल रचनाएं। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा बहुत कुछ असली रूप में पता चलता है। पता देने वाले दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति, इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृतिक की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रहने की और मानो किसी का ध्यान ही नहीं गया। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमी के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में, उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों के प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। अब है इसमें हमने 7 कवि पढ़े और 8वां कवि है खुसरो, यानी कि अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो के बारे में क्या क्या लिखा है श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी ने। खुसरो, इसका नाम यहाँ पे इन्होंने खुसरो ही लिखा है। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठानों का जमाना देखा। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता के सब बातों का पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे और तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्होंने प्रचलित मिली थी, उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठता इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। इसी बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सैनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिम प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अतः अब भी यह बात पाई जाती है कि इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियाँ, मुकरियों और 2 सुखुने में मिलती है। यद्यपि उनमें कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की ब्रज भाषा या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहासकार लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से ही खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रसिद्ध और पीछे जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है
इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी में थी, जिसमें तंबाकू का एक नाम ही सूरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदली गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही एक यह भी निश्चित होता है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहार प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिलती है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक है, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप ई यानी घरी, घर में, चला यानी समाया के स्थान पर चलिया यानी समाइया, उनी आई के स्थान पर अवनमी आई, झुक आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ यानी इठ बसिट आदि रूप इठ इष्ट इठ इठ बसीट यानी विशिष्ट विष्टट बीचट हो गए। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के कुछ छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती गई है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोतियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की उपेक्षा अधिक लिए हुए है। नीचे कुछ खुसरो की पहेलियां और दोहे और गीत दिए जाते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका मतलब आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे हुए सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए, यानी पायजामा। अर्थ तो बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है, अतः इसके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। अर्थात कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें भाषा में अंतर है, तत्कालीन भाषा में भी अंतर है। सेम एक ही कवि की दो तरह की भाषाएं, तो उनमें दो ही कवि आते हैं जिनकी दो तरह की भाषाएं मिलती है उस समय पे, खुसरो और एक विद्यापति। तो खुसरो हम पढ़ रहे हैं और अगले पढ़ेंगे हम विद्यापति। इससे पहले यहाँ पे और कुछ दोहे दे रखे हैं या फिर कुछ छंदे रखे हैं जो कि खुसरो के हैं, उनको पढ़ते हैं। एक नार पिया को भानी, ताको तनवा को सरगरा जो पानी, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ में वाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसे, में जीव बसत है कैसे। अब नीचे दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख प्रचलित भाषा में, काव्य भाषा में देखिए। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को, दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भरी चहु देश। मोरा जोबन नवेला भयो है गुलाल, कैसे गरनिंदी कस गोरी माल, सूनी सेज डरावत लागे बिहरा, अगन मोही डस डस जावे। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जंजीर बख्त पीर, जोई जोई ढावे तई तई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर। एक और देखिए। जे हाल मिसकी मुकुन तगा फुल दुराए, नैना बनाए बतिया,
की ताबे हिंजा न दाए एंजा न लहू काहे लगाए छतिया समा से हिजरा दरार चू चुल्फ व रोज बलस्तम पूछू देख कोतह सख पिया को मन में देखूं तो कैसे काटू अंधेरी रतियां। ये अवधी भाषा का पुट है इसमें। ये जो देखिए, जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल दुराए नैना बताए छतिया की ताबे हिजरा ने दरा ने एंजे ने तेहु काहे लगाए छतिया सबाए हिजरा तराजू चुनखू वे रोजे तकाल सुचू उम्रत को है सखी पिया को मन में देखूं तो कैसे काटू अंधेरी रतियां। यानी कि इस भाषा में ज़्यादातर अवधी का पुट है, सॉरी अवधी का नहीं, मतलब इसमें अरबी का पुट है, इसमें अरबी के शब्द हैं। और आपने मित्रों एक गाना सुना होगा, बाहर हिजरा बेचारा दिल है तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, उसमें ऐसे ही कुछ बोल आते हैं, वो इसी से कॉपी किया हुआ गाना है। अगर आपने सुना नहीं है तो एक बार आप उस गाने को सुनिएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि अमीर खुसरो, यानी कि हम वीरगाथा काल पढ़ रहे हैं और उसमें हमने 8वें नंबर पे कवि जो पढ़ा है वो है अमीर खुसरो। अब अगले कवि को पढ़ेंगे हम विद्यापति को, और उसके बाद में लगभग हम वीरगाथा काल को समाप्त मान सकते हैं, यानी आदिकाल को हम लगभग समाप्त मान सकते हैं विद्यापति के बाद में। तो अगली वीडियो में ये हो जाएगा भाग पूरा। आज की वार्ता यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।